हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे हमारा अगला चैप्टर इंग्लिश में, जो कि है चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन ए फ्रैंक। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। बिफोर यू रीड, एनालिस मैरी एन ए फ्रैंक। तो जो एन ए फ्रैंक है उसका पूरा नाम है एनालिस मैरी एन ए फ्रैंक। तो इसकी बर्थ डेट और डेथ डेट देर की है। तो 12 जून 1929 को इसका बर्थ हुआ था, इसका जन्म हुआ था, और फरवरी या मार्च 1945 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो एनालिस मैरी एन ए फ्रैंक वॉज ए जर्मन बोर्न जूइश गर्ल who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ठीक है, तो जो एनालिस मैरी एन ए फ्रैंक है वो एक जर्मन में पैदा हुई जूइश गर्ल है, जो क्या करती थी, डायरी में लिखती थी। कब लिख रही थी वो ये सब, तो वो जो है अपने परिवार के साथ और अपने 4 दोस्तों के साथ छुपकर एम्स्टर्डम में छुप रही थी, जो कि नीदरलैंड का क्या है, कैपिटल है। तो ठीक है, तो यहाँ पे एम्स्टर्डम में छुपते हुए ये डायरी लिख रही थी ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। कब छुप रही थी, क्यों छुप रही थी, क्योंकि किसी ने जर्मन पर क्या कर लिया था, अपना कब्जा कर लिया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान। हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम after the Nazis gained power in Germany but were trapped when the Nazi occupation extended into the Netherlands। ठीक है, तो उसका परिवार था वो एम्स्टर्डम में चला गया था। कब चला गया था, जब नाजीज ने जो है जर्मनी पर कब्जा कर लिया, तो उसके बाद जो वो है उसका परिवार जो है एम्स्टर्डम में चला गया था। पर जो है नाजीज ने है ना नाजीज जो है नीदरलैंड पर भी कब्जा कर लिए और वो वहाँ पे नीदरलैंड में फंस गए। As persecution against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942 in hidden rooms in her father Otto Frank's office building। तो जैसे जैसे जूइश पॉपुलेशन के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा था, तो जो फैमिली है वो छुपने के लिए चली गई जुलाई 1942 में। कहाँ पे छुपने के लिए गई, तो जो एन ए फ्रैंक, उसके पिता ओटो फ्रैंक है, उनके ऑफिस की बिल्डिंग में कुछ गुप्त कमरे थे, वहाँ पे वो छुपने के लिए चले गए। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported in the concentration camp system where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margot Frank। ठीक है, तो 2 साल छुपने के बाद जो है उस ग्रुप का पता लगा लिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया और उन्हें जो है कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। कंसंट्रेशन कैंप यानी कि बंदी कैंप कह सकते हैं, मतलब बंदी शिविर। ठीक है, तो उस बंदी शिविर का क्या नाम था, बर्गन बेल्सन। तो वहाँ पे उन्हें भेज दिया गया और वहाँ पे जाने के बाद जो है मार्गोट, एन ए फ्रैंक की बहन मार्गोट है, वो मर गई। और मार्गोट फ्रैंक के मरने के कुछ दिन बाद जो है एन ए फ्रैंक भी मर गई किसी टाइफस बीमारी की वजह से। ठीक है, तो हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वॉर एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड। तो जो उसके पिता थे ओटो, वही के एकमात्र बचे थे उस ग्रुप में जो जिंदा रह गए थे, और वो वापस एम्स्टर्डम आते हैं जब वो वॉर ख़त्म हो जाती है। वॉर ख़त्म होने के बाद वो एम्स्टर्डम आते हैं और वो देखते हैं कि जो एन ए फ्रैंक की डायरी है वो बच जाती है। तो कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड, ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो जब उन्हें वो डायरी मिली तो वो उसे पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि ये जो है एक अनोखा रिकॉर्ड है, और वो इसे इंग्लिश में छपाने के लिए ले जाते हैं। किस नाम से छपाते हैं, वो छपाते इसे द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और अपना चैप्टर उसी डायरी का एक छोटा सा पार्ट है। ठीक है, The diary was given to Anne Frank for her 13th birthday and chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1st August 1944। तो जो वो डायरी थी वो एने फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर दी गई थी। ठीक है, तो उसके 13th बर्थडे पर दी गई थी, और तब से लेकर 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 तक जो जितना भी उनके साथ हुआ, उनकी ज़िंदगी में क्या किया, वो सारी उस डायरी में लिखी हुई थी। ठीक है, इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इंटू मैनी लैंग्वेजेस एंड बिकम वन ऑफ द मोस्ट वाइडली रेड बुक। ठीक है,
तो जो ये बुक थी वो डच में लिखी हुई थी, डच इंग्लिश का एक पार्ट है, तो डच में लिखी हुई थी और इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज डच थी, ठीक है, डच में लिखी हुई थी और इस लैंग्वेज से ये बहुत सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई और फिर छपी और एक बहुत बार पढ़ी हुई बुक बन गई। तो इस बुक को बहुत से लोगों ने पढ़ा, ठीक है। तो देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शंस एंड इवन एन ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। तो जो डायरी है इसके ऊपर बहुत से मूवीज़ बनी, बहुत सी फिल्म बनी, बहुत से नाटक बने, ठीक है। तो इसी डायरी के बेस पर बहुत से नाटक वाटक मूवी ये सब बनी, ठीक है। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, the diary provides an intimate examination of the daily under Nazi occupation, ठीक है। तो जिसने भी ये पढ़ा उसने लगा कि जो है ये डायरी लिखने वाला कौन है, बहुत ही बुद्धिमान और बहुत ही मैच्योर पर्सन ने इसने इस डायरी को लिखा है। और इस डायरी के अंदर जो जब नाजीज़ ने कब्ज़ा कर लिया था तो उनके अंडर में जो लाइफ जैसी हो गई थी वो सारी इसमें लिखी हुई थी, ठीक है। एने फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट renowned एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम। तो जो एने फ्रैंक है वो एक बहुत ही जानी मानी लड़की बन गई थी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन खत्म। तो अब चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। तो हमारा चैप्टर शुरू होता है यहाँ से। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो एने फ्रैंक कहती है कि डायरी में लिखना एक अजीब अनुभव है मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। तो उसे डायरी लिखना बहुत ही अजीब लगता था। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old school girl, ठीक है। तो वो कहती है उसे ये लिखना अजीब अनुभव इसीलिए नहीं लगता कि उसने पहले कभी लिखा नहीं है, पर इसलिए भी लगता है कि उसे लगता है कि बाद में न तो वो और न ही कोई और एक 13 वर्ष की स्कूल जाने वाली लड़की के विचारों को जानने में इंटरेस्ट रखेगा, रुचि रखेगा। म्यूजिक्स मतलब थॉट्स, ठीक है। ओ वेल इट डजेंट मैटर, पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। तो इसका मतलब होता है कि अगर कोई बात हम अपने दिल पर होती है और वो अपने लिए बोझ बनकर रहती है तो उसे हम कैसे अपने दिल पर जो बोझ उसे हम कैसे हटाते हैं, किसी से बात शेयर करके। तो वो कहती है कि मेरे दिल पर जो ये बोझ बनकर बातें हैं मैं इन्हें हटाना चाहती हूँ और अपनी डायरी में लिखना चाहती हूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो वो कहती है कि जो पेपर है उसके पास ज़्यादा पेशेंस है पीपल से, इंसान से ज़्यादा, ठीक है। आई थॉट ऑफ सेइंग दिस ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड एंड वाज सिटिंग एट होम विथ माई चिन इन माई हैंड्स, bored and listless wondering whether to stay in or go out, sorry, तो हाँ यहाँ से इन और गो आउट। तो वो ये बातें कब सोच रही थी, वो ये बातें तब सोच रही थी जब वो थोड़ी परेशान थी, दुखी थी और घर में बैठी थी अपने ठुड्डी को जो है अपने हाथों पे रखे हुए और पूरी बोर हो रही थी और वो बिल्कुल कमज़ोर फील कर रही थी और सोच रही थी कि वो घर में रुके या बाहर जाए। आई फाइनली स्टेड वेदर आई वॉज ब्रूडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस। तो वो ब्रूडिंग मतलब यानी डीप थॉट, यानी बहुत गहराई से सोचने के बाद उसने फैसला किया कि हाँ मैं यही रुकूंगी, क्योंकि और कहती है कि हाँ पेपर के पास जो है ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रेजुअली रेफर टू एज अ डायरी। तो वो कहती है कि तो ठीक है, तो जैसे वो बोर हो रही थी तो वो बाहर नहीं जाती है और बाहर नहीं जाने का फैसला कर लेती है। वो फैसला करती है कि वो घर पे ही रुकेगी और डायरी लिखेगी। और वो कहती है कि मैं ये जो ये मोटे कवर वाली नोटबुक है जिसे हम डायरी कहते हैं, ये मैं किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे एक अपना सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट डिफरेंस, भले इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता हो कि मैं डायरी में क्या लिखती हूँ।
नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट promoted me to keep a diary in the first place. I don't have a friends. तो वो कहती है ठीक है, मैं अपने पहले वाले पॉइंट पे आ जाती हूँ कि मैं डायरी क्यों लिखना चाहती थी, क्योंकि मेरे पास कोई अपना रियल फ्रेंड नहीं है, सच्चा दोस्त नहीं है. Let me put it more clearly, since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world and I am not. तो वो कहती है कि मैं आपको और क्लियरली आपको बताती हूँ कि कोई भी जो है एक 13 वर्षीय लड़की के ऊपर कोई बिलीव नहीं करेगा कि कोई 13 वर्षीय लड़की अकेली रहती है इस संसार में, और वो अकेली है भी नहीं. और वो कहती है कि आई एम नॉट, और मैं अकेली हूँ भी नहीं. आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर. वो कहती है कि मेरे पास मुझे प्यार करने वाले मेरे माता पिता हैं और एक 16 वर्षीय मेरी बहन है. एंड देयर आर अबाउट 13 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स. और जो है यहाँ पे 13 लोग हैं जिसे मैं 30 लोग हैं जिन्हें मैं फ्रेंड्स यानी दोस्त बोल सकती हूँ. आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम. मेरे पास परिवार है, अपने रिलेटिव्स है और एक अच्छा घर है. नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड. वो कहती है कि मेरे पास सब कुछ है, केवल एक चीज़ को छोड़कर, वो है सच्चा दोस्त. ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इन इज़ हैविंग अ गुड टाइम. और जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ, मैं सोचती हूँ कि मैं अच्छा वक्त बिताऊँ. आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स. तो वो कहती है कि जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ तो मैं उनसे रोज़मर्रा की बातें ही कर पाती हूँ, रोज़ाना की बातें ही कर पाती हूँ, इसके अलावा और कोई बातें नहीं कर पाती हूँ. वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर. वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ इतना क्लोज नहीं हूँ, एंड दैट्स द प्रॉब्लम. और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. वो कहती है कि मैं अपने दोस्तों के साथ इतना क्लोज नहीं हूँ कि मैं उनसे अपनी फीलिंग शेयर कर सकूँ, और यही उसके लिए क्या है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है. मे बी इट इज़ माई फॉल्ट एंड दैट वी डोंट कॉन्फाइड टू ईच अदर. तो कॉन्फाइड मीन्स क्या होता है, यहाँ पे वर्ड मीनिंग में भी दे रखा है, टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट. तो कॉन्फाइड का मतलब होता है किसी बहुत ही ट्रस्ट व्यक्ति को, जिस पे हम बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं, उसको कोई प्राइवेट चीज़ें या फिर अपनी फीलिंग शेयर करना उससे. ठीक है. तो वो कहती है कि शायद इसमें मेरी ही गलती है. वो कहती है कि मे बी इट इज़ माई फॉल्ट. वो कहती है कि इसमें शायद मेरी ही गलती है कि हम जो है आपस में अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पाते. इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर लाइबल टू चेंज. दिस इज़ वाई आई हैड स्टार्टेड द डायरी. वो कहती है कि यही मेरी किस्मत है, कि यही मेरा नेचर है और ये कभी बदलेगा नहीं, इसीलिए मैं डायरी लिखना चालू कर रही हूँ, डायरी लिखना स्टार्ट कर रही हूँ. I enhance the image of this long awaited friend in my imagination. और वो चाहती थी कि उसका कोई सच्चा दोस्त बन जाए, वो पहले से चाहती थी, और वो उसका फ्रेंड अच्छा सा दोस्त कौन बना, वो डायरी. I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do, but I want the diary to be my friend and I am going to call this friend Kitty. वो कहती है कि मैं डायरी में वो सब चीज़ें नहीं लिखूंगी जो और लोग लिखते हैं, जिस तरीके से और लोग लिखते हैं, पर मैं अपनी डायरी को जो है अपनी दोस्त की तरह बना के रखूँगी, और मैं दोस्त को क्या नाम देती हूँ, किटी. तो अपनी डायरी को क्या नाम देती है, किटी. ठीक है. Since no one would understand a word of my stories to Kitty if I were to plug right in, I had better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing this. तो वो कहती है कि अगर मैं अपनी डायरी किट्टी के अंदर अभी से जो भी चीज़ें लिखना चालू कर दूँ तो कोई भी जो है इन बातों को समझ नहीं पाएगा, इसलिए मुझे जो है इसमें अपना ब्रीफ स्केच यानी कि अपना इंट्रोडक्शन देना ही पड़ेगा, जो कि मुझे करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता. ठीक है. My father, the most adorable father I have ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25. तो वो कहती है कि मेरे जो प्यारे पिता है, ठीक है, मेरे एक प्यारे पिता है, उन्होंने जो है मेरी माँ से शादी कब की थी, जब वो 36 ईयर के थे, और उनकी माँ कितने ईयर की थी, 25. ठीक है. तो माई सिस्टर मार्गोट वॉज बोर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926. तो उसकी जो बहन है मार्गोट,
उसका जन्म फ्रैंकफर्ट जर्मनी में हुआ 1926 में। आई वॉज बोर्न ऑन 12 जून 1929 और उसका एनी फ्रैंक का जन्म हुआ 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। तो वो जो है एने जो है फ्रैंकफर्ट में रही जब तक कि वो 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। तो उसके पिता जो है हॉलैंड में शिफ्ट हो गए थे 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। तो उसकी जो एने फ्रैंक की जो माँ है वो उसके पिता के साथ 1933 में हॉलैंड चली गई थी सितंबर में, ठीक है। तो एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। और जो उसकी बहन मार्गोट है और वो जो है आचेन चली गई थी अपनी ग्रैंड माँ के साथ रहने के लिए, ग्रैंड दादी के साथ रहने के लिए, ठीक है। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गोट जो है फिर मार्गोट भी दिसंबर में हॉलैंड आ गई थी। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट। और जो एने है वो कहती है कि फिर मैं भी जो बाद में एने फ्रैंक के उसकी बहन मार्गोट थी, उसके बर्थडे प्रेजेंट के तौर पर वो भी वहाँ पे चली गई थी उसको कहने के लिए कि लो तुम्हारी बहन आ गई है तुम्हारे बर्थडे प्रेजेंट में। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। तो वो जो है मोंटेसरी नर्सरी स्कूल में पढ़ना चालू कर देती है। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6। तो वो वहाँ कब तक पढ़ती है, जब तक वो 6 साल की होती है। 6 साल की हो जाती है तब तक वो वहीं पर पढ़ती है। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उस समय वो फर्स्ट क्लास में थी, फर्स्ट फॉर्म यानी फर्स्ट क्लास में थी। इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिस्टर क्यूपेरस द हेड मिस्ट्रेस। तो जब वो 6th क्लास में थी तो उसकी टीचर थी मिसिस क्यूपेरस, जो कि वो हेड मिस्ट्रेस भी थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो जब एने फ्रैंक का उस स्कूल से जाने का वक्त आया तो उसकी जो वो टीचर थी उन दोनों के आंखों में आंसू थे। इससे ये पता लगता है कि वो दोनों आपस में कितने क्लोज थे। In the summer of 1941, Grandma fell ill and I had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. तो गर्मियों का वक्त था 1941 में, उनकी ग्रैंड माँ जो है बीमार पड़ गई और उनका ऑपरेशन कराना पड़ा। और उस वक्त जो है एने फ्रैंक का बर्थडे था तो उसे ज़्यादा सेलिब्रेट नहीं किया, थोड़ा सा हल्का सा सेलिब्रेट करके ही छोड़ दिया। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. तो जो उसकी ग्रैंडमा थी वो जनवरी 1942 में उनकी डेथ हो गई और कोई नहीं जानता था कि वो जो एने फ्रैंक उनसे कितना प्यार करती थी और उनके बारे में उनको कितना याद करती थी। This birthday celebrated in 1942 was intended to make up for the other, and Grandma's candle was lit along विद द रेस्ट। तो अब जो उसका एने फ्रैंक का बर्थडे है 1942 में, तो वो बहुत धूमधाम से मनाया गया और एक कैंडल ग्रैंडमा की तरफ से भी जलाई गई। The 4 of us are still doing well, and that's bring me to the present date of 20 June 1942 and the solemn dedicated of my diary. तो जो वो चारों लोग थे वो बहुत अच्छे से रह रहे थे और यहाँ पे हो जाती है अभी पास्ट की बातें सारी ख़त्म हो जाती है और वो जो है अभी प्रेजेंट 20 जून 1942 की प्रेजेंट डेट पे आ जाती है, ठीक है। तो ये था उसका इंट्रोडक्शन। तो वो लिखती है, डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स। तो क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। तो ये वर्ड मीनिंग भी दे रखी है। तो वो लिखती है कि डियरेस्ट किटी, हमारी पूरी क्लास जो है डर के मारे काँप रही थी। क्यों काँप रही थी? द रीज़न ऑफ कोर्स इज द forthcoming meeting in which the teachers dedicate who will move up to the next form and who will be kept back. तो सारी क्लास डर के मारे काँप रही थी। वो क्यों काँप रही थी उसका कोई और रीज़न नहीं था, बल्कि जो फोर्थ कमिंग मीटिंग थी वो हो रही थी टीचर्स के बीच में, जो कि डिसाइड करेगा कि कौन जो है नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन जो है इसी क्लास में रह जाएगा। हाफ द क्लास इज़ मेकिंग बेट्स,
और आधी से ज़्यादा क्लास जो है शर्त लगाने लग गई कि कौन जीतेगा, सॉरी कौन पास होगा कौन फेल होगा। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jacques, who have staked their entire holiday saving on their bed। तो जो एनी फ्रैंक थी और उसकी फ्रेंड थी एक जी है, जो है बहुत हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? क्योंकि उनके पीछे जो दो लड़के बैठे थे CN और जैकस, वो जो है अपने सारे हॉलीडे की जो सेविंग्स है वो दाव पर लगा देते हैं, बेड पर लगा देते हैं, शर्त लगा लेते हैं, ठीक है, कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट्स इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। तो सुबह से लेकर शाम तक वो यही कर रहे थे कि तुम पास होगे, वो कहता है नहीं मैं नहीं होऊंगा, तुम पास होगे नहीं मैं नहीं होऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लेंसेज एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट कांट काम देम डाउन। और जो उसकी फ्रेंड थी GN, वो जो है उनसे रिक्वेस्ट करती है कि चुप हो जाए, और जो एनी फ्रैंक वो भी उन पर गुस्सा करती है लेकिन वो चुप नहीं होते। If you ask me, there are so many dummies that about a quarter of the class should be kept back। तो वो कहती है कि अगर मुझसे पूछे तो 1/4 क्लास जो है पढ़ती नहीं है, उन्हें इसी क्लास में रहने देना चाहिए, आगे नहीं भेजना चाहिए। तो ठीक है, kept back, but teachers are the most unpredictable creatures on earth। फिर वो कहती है कि पर जो है टीचर जो है इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कुछ भी बता सकते हैं कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, ये हमें बताएंगे। I am not so worried about my girlfriends and myself। तो गर्लफ्रेंड्स मतलब उसकी जितनी भी वो लेडीज़ फ्रेंड्स थी उनके बारे में बात कर रही है। तो वो कहती है कि मैं और मेरी जितनी भी दोस्त है उनको कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हम पास हो जाएंगे। We will make it। The only subject I am not sure about is maths। और वो कहती है कि इन सब में तो पास हो जाऊंगी, पर केवल एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मुझे प्रॉब्लम है, वो है मैथ्स। Anyway all we can do is wait। पर कोई बात नहीं, हमें क्या करना चाहिए, हमें वेट करना चाहिए। Until then we keep telling each other not to lose heart। और तब तक हमें अपने दिल को काबू में रखना चाहिए, पर ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। I get along pretty well with ऑल माई टीचर्स। तो जो है वो अपने जो सारे उसके टीचर्स थे वो सबके क्लोज थी, सब उससे अच्छे से पेश आते थे, ठीक है, तो वो अच्छे से पढ़ाई करती थी इसलिए। देयर आर 9 of them। उनमें से जो जितने भी टीचर्स थे उसी स्कूल में वो 9 थे। 7 men and 2 women। तो उनमें से जो है 7 तो मैन थे और जो 2 है वुमेन थे। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फोगी who teaches math was annoyed with me for ages because I talked so much। तो वो कहती है कि उन 7 में से जो है 7 मैन में जो है एक टीचर है मेरे मैथ्स के टीचर कीजिंग, मिस्टर कीजिंग, जो कि है पुराने फैशन के हैं। ओल्ड फोगी मतलब पुराने फैशन के, पुराने ज़माने के हैं, पुराने फैशन के टीचर है। तो जो है वो मुझसे ज़्यादातर नाराज़ रहते हैं। क्योंकि मैं क्लास में बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। तो बहुत से वार्निंग्स के बाद जो कीजिंग है, मिस्टर कीजिंग, वो जो एनी फ्रैंक को बहुत सी वार्निंग्स देते, चेतावनी देते, पर वो नहीं मानती, वो चुप नहीं होती, इसलिए वो उन्हें एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं एक्स्ट्रा। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, ठीक है। तो वो उन्हें ऐसे एक्स्ट्रा होमवर्क में क्या देते हैं, एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं एनी फ्रैंक को, किस सब्जेक्ट पे, अ चैटर बॉक्स, यानी बहुत ही बातूनी व्यक्ति के बारे में। अ चैटर बॉक्स व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। वो एक चैटर बॉक्स के बारे में वो क्या लिखेगी। आई हैड वरी अबाउट दैट लेटर आई डिसाइडेड आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, tugged it in my bag and tried to keep quiet। तो जो है वो कहती है कि वो क्या लिखेगी, वो सोचेगी, वो बोलती है कि मैं बाद में सोचूंगी कि इसमें मैं क्या लिखूंगी, और वो जो है उस टाइटल को जो है एक नोटबुक में लिख लेती है और उसे अपने बैग के अंदर रख लेती है और चुप रहने की कोशिश करती है। That evening after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye। तो जब शाम को वो अपना सारा होमवर्क कर लेती है तो उसकी नज़र जो है ऐसे पे जाती है कि उसे एक ऐसे भी लिखना है। I began thinking about
द सब्जेक्ट वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन। तो वो जो है इसके बारे में सोच रही होती है, सब्जेक्ट के बारे में वो क्या लिखे उस अपने पेन की टिप को चबाते हुए। Anyone could ramble on and leave big spaces between the words but the trick was to come up with the convincing argument to prove the necessity of talking। तो वो कहती है कि कोई भी जो है अगर किसी को भी ऐसे मिली होती तो वो जो है बिग स्पेस छोड़ के, ज़्यादा स्पेस छोड़ के लेटर्स के बीच में और जो है पेज भर के उन्हें दे सकता है। पर जो है मेन बात जो है वो ये है कि आर्ग्यूमेंट, यानी कि इस चीज़ को प्रूव करना कि जो है बातें करना जो है स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो वो चाहती तो वो ज़्यादा जगह छोड़ कर जो है पैराग्राफ बना सकती थी, भर सकती थी पेजेस को और अपने टीचर्स को दे सकती थी। पर वो जो है ऐसा नहीं करती है, वो आर्ग्यू करती है, इसके बारे में रीजनिंग देती है कि क्यों बोलना ज़रूरी है। आई थॉट एंड सडनली आई हैड an idea. I wrote the 3 pages. Mr. Keesing had signed me and was satisfied। ठीक है, तो वो सोचती है और सोच कर वो जो है 3 पेज जो है भर देती है अपने टीचर, मैथ्स के टीचर कीजिंग को दिखाने के लिए, और संतुष्ट होकर बैठ जाती है। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट्स ट्रेट and that I would do my best to keep it under control, but I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much I did, if not more, and that's there not much you can do about inherited traits। तो वो कहती है कि जो बोलना वो है स्टूडेंट्स की खासियत है, स्टूडेंट को बोलना ही चाहिए। और वो कहती है कि मैं कोशिश करूँगी इसको कम करने की, पर मैं जो है इसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर सकती, क्योंकि जो ये है बात करने की ये ट्रेट जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है मुझे अपनी माँ से मिली है। वो मेरी माँ भी मैं ज़्यादा नहीं तो कम से कम मेरे जितना तो बोलती ही है। ठीक है, तो मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट। तो जो मिस्टर कीजिंग है वो एने फ्रैंक के आर्ग्यूमेंट पे बहुत हंसते हैं। But when I proceed to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay। पर जो है एने फ्रैंक जो है अपनी बातें चालू रखती है क्लास में और चुप नहीं रहती, और नेक्स्ट लेसन के बाद जो है उसे अगला एक्स्ट्रा होमवर्क मिलता है, सेकंड ऐसे। दिस टाइम इट वाज सपोज्ड टू बी ऑन एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स। ठीक है, तो मुझे अगला टॉपिक देते हैं, वो होता है द एन इनकरेजेबल चैटर बॉक्स, यानी ऐसा बातों नहीं जो जिसे कोई नहीं सुधार सकता। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट for 2 whole lessons। However, during the 3rd lesson, he had finally had enough Anne Frank, as punished for talking in class, write an essay entitled "Quack Quack Quack," said Mistress Chatterbox। तो जो एने फ्रैंक है, जो उसने सेकंड ऐसे दिया था उसके टीचर मिस्टर कीजिंग ने, उसको भी वो बहुत समझदारी से लिखती है और वो अपने टीचर मिस्टर कीजिंग को दे देती है। और जो उसके टीचर है मिस्टर कीजिंग, वो उसे 2 लेसन्स तक कुछ नहीं बोलते, लेकिन फिर बाद में जो है वो उसे अगला टॉपिक देते हैं, अगला एक्स्ट्रा होमवर्क देते हैं। उसका टाइटल क्या है? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ठीक है, द क्लास रोड आई हैड अ लाफ टू। तो जो पूरी क्लास जो है, जब उसे तीसरी बार एक्स्ट्रा होमवर्क दिया जाता है तो पूरी क्लास उसके ऊपर हंसती है और वो भी जो है हंसने लग जाती है। थ्रो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। तो वो सोचती है कि अब वो क्या लिखी, क्योंकि वो अब तक बहुत कुछ इस पे चैटर बॉक्स के टॉपिक में बहुत कुछ लिख चुकी होती है। इट वॉज टाइम टू कम विथ समथिंग एल्स। तो वो सोचती है कि इस बार मैं कुछ अलग लिखूंगी, समथिंग ओरिजिनल, कुछ बहुत ही हटके। माई फ्रेंड साने who's good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। ठीक है, तो जो एने फ्रैंक की एक फ्रेंड थी साने, तो वो उसे
वो जो है पोइट्री में अच्छी थी, तो वो उसे ऑफ़र करती है कि वो उसकी मदद करेगी ये पोइट्री फॉर्म में ये लिखने में, और वो खुशी के मारे उछल जाती है। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी with this ridiculous subject, but I had make sure the joke was on him। तो जो मिस्टर कीजिंग वो है जो उसका मजाक बनाना चाहते हैं इस रिडिकुलस सब्जेक्ट को लेकर, क्योंकि वो बताना चाहते हैं उसे कि ये बातें करना बहुत गलत बात है और वो समझ जाए, पर वो जो है कहती है कि मैं उन्हीं के ऊपर जोक बना दूंगी, उन्हें बता दूंगी कि जो है बातें करना बहुत ज़रूरी है। I finished my poem and it was beautiful. It was about a mother duck and a father swan with 3 baby ducklings who were beaten to death by the father because they quacked too much. Luckily Mr. कीजिंग, सॉरी यहाँ तक कर लेते हैं। तो जो है एने फ्रैंक ने जो है उसे पोइम को कंप्लीट कर लिया और वो बहुत ही सुंदर थी। और वो किसके बारे में थी? उसमें जो है उस पोइम के अंदर मदर डक थी, फादर स्वान थे और उनके 3 बेबी डकलिंग्स थे। तो वो जो फादर स्वान थे वो जो है बेबी डकलिंग को मारकर खा जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बोलते थे। लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे। तो जो मिस्टर कीजिंग थे वो जो है इसको पॉजिटिवली लेते हैं। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स। और वो इस पोएम को जो है पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव नहीं सोचते इसके बारे में, वो पॉजिटिवली से लेते हैं। और वो जो ये पोएम है पूरी क्लास में पढ़ते हैं और अपने कमेंट्स भी ऐड करते हैं। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी क्लासों में भी उसे पढ़ते हैं। सिंस देन आई हैड बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और उस दिन के बाद जो है उसे क्लास में बातें करने के लिए अलाउ हो जाता है और जो उसे एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं मिलता। ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीजिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स यूजेस। और उसके बाद जो है मिस्टर कीजिंग जो है मजाक जोक्स बनाने, जोक्स क्रैक करने लग जाते हैं। और यही पे हमारा चैप्टर हो जाता है फिनिश। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर आपको समझ में आई हो ये पोएम, अगर आपको हमारा ये चैप्टर समझ में आया हो एक्सप्लेनेशन, तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।